नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतर रहे हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, या कम से कम हमें लगता है कि हम जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू। हाँ, लेकिन हम उनकी राजनीति की नहीं, बल्कि उस पर्दे के पीछे की बात करेंगे, जहां आप कह सकती हैं इतिहास की किताबें अक्सर झांकने से कतराती हैं। बिल्कुल। उनकी निजी जिंदगी, उनका दर्द, उनकी तकलीफें, और इस पूरी चर्चा का आधार है एक बहुत ही दिलचस्प लेख, जवाहरलाल नेहरू का निजी संताप। और ये लेख हमें उस नेहरू से मिलवाता है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से बहुत अलग थे, बहुत अकेले और शायद बहुत टूटे हुए। इस कहानी की शुरुआत ही इतनी नाटकीय है कि यकीन नहीं होता। सोचिए, एक तरफ देश के सबसे अमीर और सफल वकीलों में से एक मोतीलाल नेहरू, और दूसरी तरफ उनका बेटा, जिसे लेख बड़े मजेदार शब्द में महानालायक कहता है। हाँ, एक ऐसा बेटा जिसने सोने की थाली में परोसी हुई जिंदगी को यूं ही ठोकर मार दी। और देखिए, यहीं से ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं रहती, ये एक पूरी पीढ़ी के टकराव की बन जाती है। एक बाप के सपने और एक बेटे का चुनावा रास्ता। एक रास्ता जो ऐशो आराम की गारंटी देता था, और दूसरा था देश सेवा का रास्ता, जिसमें सिवाय कांटों के सच कहूं तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो चलिए पहले उस पिता को समझते हैं। मोतीलाल नेहरू ये कोई मामूली हस्ती नहीं थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सबसे बड़े वकील, जिनकी प्रैक्टिस की धाक लंदन तक थी। लेख में तो उनकी हैसियत समझाने के लिए आज के जमाने के राम जेठमलानी, हरीश साल्वे और नानी पालखीवाला, इन तीनों को मिलाकर उसका स्क्वायर करने को कहा गया है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या रुतबा रहा होगा। बिल्कुल। और एक पिता के तौर पर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटे को लंदन के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक हैरो में पढ़ाया, कैम्ब्रिज भेजा, बैरिस्टर बनाया। जब बेटा लौटा तो एक बहुत ही सुंदर लड़की कमला कौल से शादी करवा दी। उनकी बस एक ही सीधी सादी ख्वाहिश थी कि जवाहर उनकी सालों की मेहनत से खड़ी की गई वकालत की विरासत को संभाले, उसे आगे बढ़ाए। लेकिन बेटे का मन तो वो कहीं और ही अटका हुआ था। वकालत में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। उनका दिल तो, जैसा लेख में लिखा है, एक आधी धोती वाले फकीर के पीछे चल पड़ा था। महात्मा गांधी। हाँ, उन्हें नेतागिरी करनी थी, देश को आजाद कराना था। सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी। ये सिर्फ करियर का चुनाव नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। लेख इसे बहुत खूबसूरती से कहता है, ये वो पल था जब बेटे ने बाप की जगह बापू को चुन लिया। वाह, ये तो एक वैचारिक भूचाल था। बिल्कुल। ऐसा भी नहीं था कि मोतीलाल राजनीति से दूर थे। वो खुद कांग्रेस के बड़े नेता थे, बाद में तो अपनी स्वराज पार्टी भी बनाई। लेकिन बेटे का रास्ता, गांधी का रास्ता, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तो बाप बेटे के बीच एक दीवार सी खड़ी हो गई थी। हाँ, एक ऐसी दीवार जो शायद कभी पूरी तरह से गिर नहीं पाई। ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक अमीर घर का लड़का जो लंदन में पढ़ा हो, वो अचानक एक झोला उठाकर गांव की धूल फांकने लगे। और ये मुख्य रूप से गांधी का ही प्रभाव था, पर इसमें नेहरू का अपना आदर्शवाद भी था। वो उस आरामदायक जिंदगी से ऊब चुके थे, उन्हें एक बड़ा मकसद चाहिए था। और गांधी ने उन्हें वो मकसद दे दिया। बिल्कुल। तो उन्होंने सचमुच अपने सब कुछ छोड़ दिया, ट्रंक में कुछ कपड़े लिए और उत्तर प्रदेश के गांव-गांव घूमने लगे। संगठन बनाना, लोगों से मिलना। जो रूखा सूखा मिला खा लिया, जहां चारपाई मिली सो गए। और इस नई जिंदगी का इनाम क्या था? जेल। एक के बाद एक जेल यात्रा। हाँ, और ये जेल यात्राएं सिर्फ कुछ दिनों की नहीं थीं। लेख के आंकड़े तो चौंका देते हैं। 1921 में 88 दिन लखनऊ जेल में, फिर 1922-23 में 266 दिन लखनऊ और इलाहाबाद की जेलों में। जरा मोतीलाल के नजरिए से सोचिए, वो जमाना मोबाइल फोन का तो था नहीं। सही बात है। उन्हें अक्सर पता ही नहीं होता था कि उनका इकलौता बेटा कहाँ है, किस हाल में है। बस एक ही बात पक्की होती थी, अगर खबर नहीं आ रही है तो लड़का यकीनन जेल में होगा। ऐसी एक जेल थी नाभा की रियासत में। नेहरू वहां किसी आंदोलन के सिलसिले में गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और वहां के हालात तो बहुत ही खराब थे, जानलेवा। जब मोतीलाल को पता चला तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो उस वक्त सेंट्रल असेंबली के सदस्य थे, उनका बड़ा रसूख था। हाँ, तो उन्होंने वाइसरॉय से बात की और नेहरू के लिए एक सस्पेंडेड सेंटेंस का इंतजाम करवाया। सस्पेंडेड सेंटेंस, ये क्या होता है? मतलब कि अदालत आपको सजा तो सुनाती है, पर आपको तुरंत जेल नहीं भेजती। एक तरह से सजा को होल्ड पर रख दिया जाता है। अच्छा। तो मोतीलाल ने अपने रसूख से बेटे को जेल की सलाखों से तो बाहर निकाल लिया, लेकिन वो इस जेल की दीवारों के अंदर से आए उन जानलेवा कीटाणुओं को बाहर आने से नहीं रोक सके। और उन कीटाणुओं ने नेहरू के परिवार में जो तबाही मचाई,
वो उनके जीवन का शायद सबसे बड़ा दर्द बनने वाली थी। नेहरू के साथ उसी सेल में उनके 2 साथी भी बंद थे, के संथामन और गिडवानी। हाँ, लेख बताता है कि उन दोनों को उस जेल से भयानक ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी हो गया। वो दोनों मरते मरते बचे थे। नेहरू की इम्यूनिटी शायद बेहतर थी, वो बीमार पड़े पर ठीक हो गए। लेकिन शायद वो टीबी के कीटाणु उनके कपड़ों के साथ, उनके सामान के साथ आनंद भवन तक आ पहुंचे। और यहीं से नेहरू के निजी जीवन की त्रासदियों का वो सिलसिला शुरू हुआ जो फिर कभी रुका ही नहीं। एक एक करके उनका पूरा परिवार बिखरने लगा। और इस बिखराव के केंद्र में थी उनकी पत्नी कमला नेहरू, जिनका स्वास्थ्य कभी भी उनका साथ नहीं दे पाया। 1917 में उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को जन्म दिया। लेकिन लेख एक ऐसी बात बताता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, 1924 में कमला ने एक बेटे को भी जन्म दिया था, लेकिन नाभा जेल से ही आया था। सोचकर भी सिहरन होती है कि देश के लिए लड़ी गई एक लड़ाई की कीमत घर की एक महिला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही थी। बिल्कुल। और जरा उस समय की तस्वीर देखिए, 1930 से 1935 का दौर। ये नेहरू के राजनीतिक जीवन का शिखर था। वो कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके थे, देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। और निजी जीवन में क्या हो रहा था? इलाहाबाद के आनंद भवन में, जो कभी खुशियों का केंद्र था, वहां मातम पसरा था। पिता मोतीलाल बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, मां स्वरूप रानी बीमार थीं, पत्नी कमला टीबी से लड़ रही थीं, और जवाहरलाल खुद नैनी जेल में बंद थे। पिता का जाना किसी भी बेटे के लिए एक बहुत बड़ा आघात होता है, लेकिन नेहरू के लिए तो ये और भी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि उनका मतभेद थे। क्या उन्हें कभी अफसोस हुआ होगा कि वो अपने पिता की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके? लेख इस पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये जरूर बताता है कि नेहरू अपने पिता का बहुत सम्मान करते थे। ये टकराव सपनों का था, सम्मान का नहीं। शायद यही उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी कि जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उन्हें ही सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया। बिल्कुल। 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद कमला की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उन्हें पहले लखनऊ, फिर पहाड़ों की साफ हवा के लिए भवाली के सैनिटोरियम में भर्ती कराया गया। भवाली इसलिए चुना गया था क्योंकि नेहरू उस वक्त पास की अल्मोड़ा जेल में थे। हाँ, और उन्हें हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत मिल जाती थी। लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने उन्हें यूरोप ले जाने की सलाह दी। उन्हें स्विट्जरलैंड ले जाया गया। और यहाँ लेख एक बहुत जरूरी बात साफ करता है, जो आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में जानना अहम है। हाँ, कई अफवाहें उड़ाई जाती हैं, लेकिन सच ये है कि जब स्विट्जरलैंड के लुसान शहर में कमला नेहरू ने अपनी आखिरी सांस ली, तब जवाहरलाल उनके सिरहाने मौजूद थे। सरकार ने उन्हें इसी शर्त पर जेल से रिहा किया था कि वो अपनी बीमार पत्नी के पास जा सकें। ये बहुत ही मार्मिक है। लेख में महादेवी वर्मा का एक संस्मरण है जिसमें वो बताती हैं कि नेहरू कमला की अस्थियों को उनकी सिंदूर की डिब्बी में भरकर हमेशा अपनी जेब में रखते थे। हाँ, ये उस गहरे खामोश दर्द का प्रतीक है जिसे वो दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते थे। पिता चले गए, पत्नी चली गई, अब उनके पास सिर्फ उनकी बूढ़ी माँ और जवान बेटी इंदिरा बची थी। लेकिन दुखों का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। 1938 में उनकी माँ स्वरूप रानी भी चल बसी। अब उस विशाल आनंद भवन में वो और उनकी बेटी इंदिरा, बस 2 लोग रह गए। कुछ समय बाद इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी करने की इच्छा जताई। नेहरू इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन गांधी जी के समझाने पर वो मान गए। हाँ, और धूमधाम से शादी करवाई। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये शादी भी बहुत लंबी नहीं चली। कुछ ही सालों में इंदिरा अपने दोनों बेटों राजीव और संजय को लेकर वापस अपने पिता के घर आ गईं। 3 मूर्ति भवन में। हाँ, 3 मूर्ति भवन में। और ये हमें एक बहुत बड़े दार्शनिक सवाल पर ले आता है, जिसे लेख भी उठाता है। वो क्या? कि हम जैसे आम लोगों के लिए परिवार क्या होता है। एक सहारा, एक सुकून की जगह, जहां अगर सब ठीक हो तो आप बाहर की दुनिया की किसी भी जंग से लड़ सकते हैं। सही बात है। लेकिन जिन्हें हम महान कहते हैं, नेहरू हो, गांधी हो, लिंकन हो या नेपोलियन, उनका पारिवारिक जीवन अक्सर इतना उथल-पुथल, दुख और अकेलेपन से भरा क्यों होता है? शायद ये उस शोहरत और महानता की वो कीमत है जो उन्हें चुकानी ही पड़ती है। उनका जीवन इतना सार्वजनिक हो जाता है, देश और दुनिया की समस्याएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि परिवार और निजी रिश्ते बहुत पीछे छूट जाते हैं। उनकी सारी ऊर्जा, सारा समय, सारा ध्यान एक बड़े मकसद में लग जाता है, और परिवार उस मकसद की वेदी पर चढ़ा दी गई एक कुर्बानी बनकर रह जाता है। नेहरू के आखिरी सालों में ये अकेलापन और उदासी और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। लेखक चौंकाने वाली बात बताता है। 1958 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा? हाँ, वो थक चुके थे,
वो सत्ता, राजनीति सब कुछ छोड़कर बस कश्मीर की वादियों में एक शांत जिंदगी बिताना चाहते थे। उन्होंने 6 महीने की छुट्टी का पूरा प्लान भी बना लिया था। मतलब वो सब कुछ छोड़ने को तैयार थे? बिल्कुल। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री जो सत्ता के शिखर पर है, वो सब कुछ छोड़कर बस सुकून चाहता है। उनका लौटना एक मजबूरी थी, कर्तव्य था, पर उनकी आत्मा शायद वही कश्मीर में रह गई थी। देश और दुनिया के नेताओं ने उन पर इतना दबाव डाला कि उन्हें वापस आना पड़ा। वो लौटे जरूर, लेकिन उनके काम में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। एक तरह की अरुचि, एक ढलान साफ दिखता है। उन्होंने प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारियां दूसरों पर छोड़ दी थी। हाँ, कृष्णा मेनन, मोरारजी देसाई, निजी दफ्तर लाल बहादुर शास्त्री देख रहे थे। पार्टी का काम कामराज और रेड्डी जैसे नेताओं के हवाले था। और घर का आलम क्या था? उनकी इकलौती बेटी जो खुद अपने पति से अलग रह रही थी, वो उनके साथ थी। किसी भी बूढ़े होते बाप के लिए अपनी बेटी को इस तरह देखना कोई सुखद अनुभव नहीं हो सकता। यहीं पर लेख एक बहुत ही गहरा, चुभने वाला सवाल पूछता है। क्या? कि जब 27 मई 1964 को नेहरू ने अपनी आंखें बंद की होंगी, तो उनके मन में जीवन का सबसे बड़ा अफसोस क्या रहा होगा? कोई राजनीतिक फैसला, चीन से हार, या फिर ये कि उन्होंने अपने परिवार, अपने प्रियजनों की खुशियों की कीमत पर हमेशा एक दूसरा कठिन रास्ता चुना। क्या उनके मन में एक पल के लिए भी ये ख्याल आया होगा कि काश मैंने पिता की बात मान ली होती? वकालत करता, खूब पैसे कमाता, एक भरा पूरा परिवार होता, पत्नी, बच्चे, नाती, पोते, एक आम इंसान की तरह एक संपूर्ण और संतुष्ट जिंदगी जीता। हम नहीं जानते, और शायद नहीं। और लेख इसी सोच को एक बहुत ही तीखे मोड़ पर खत्म करता है। वो कहता है कि अगर नेहरू ने वो पारिवारिक रास्ता चुना होता तो शायद वो एक खुशहाल इंसान होते, लेकिन फिर वो जवाहरलाल नेहरू नहीं होते जिन्हें आज हम जानते हैं। और शायद, जैसा लेख इशारा करता है, अगर उन्होंने वो सादा जीवन जिया होता तो आज उन्हें संसद में उस तरह की आलोचना और गालियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। ये भी उस सार्वजनिक जीवन की एक और कीमत है जो वो आज तक चुका रहे हैं। तो आज हमने एक महानालायक बेटे से लेकर एक अकेले प्रधानमंत्री तक का सफर देखा। एक ऐसे इंसान का सफर जिसने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी दौलत, अपना आराम, और सबसे बढ़कर अपना परिवार। उनकी कहानी दिखाती है कि महानता की राह फूलों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत बलिदानों के कांटों से भरी होती है। ये उस चमक दमक के पीछे का वो अंधेरा है जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या महानता को चुनना हमेशा निजी जीवन की खुशियों का बलिदान मांगता है? और अगर ऐसा है तो क्या ये एक सही सौदा है? इस सवाल पे सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतर रहे हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, या कम से कम हमें लगता है कि हम जानते हैं। जवाहरलाल